बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्गोरिथम्स के टॉपिक के अंडर में देखेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स depicts how the running time of an algorithm increases with the size of the input in the limit as the size of the input increases without bound। तो एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी में हम ये देखते हैं कि एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम इनपुट का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम 100 एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम 200 को करते हैं, 300 को करते हैं, तो हमारा जो रनिंग टाइम है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। इस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे थ्रू एसिम्प्टोटिक नोटेशंस या एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। और ये बात आपको जहन में रखनी है, द साइज ऑफ द इनपुट इंक्रीजेस विदाउट बाउंड। ये जो एन है ना हमारा, जो इनपुट साइज को रिप्रेजेंट करता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसको हमें इन्फिनिटी तक भी हम ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्लियर पिक्चर देखनी है कि जैसे जैसे हम एन को इंक्रीज करेंगे तो उससे रनिंग टाइम किस तरह से इंक्रीज होगा। और ये बात जहन में रखनी है कि एन इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस whose domains are the set of natural numbers। तो एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम जो है वो हमेशा उन फंक्शंस की टर्म्स में डिफाइन किया जाता है जो कि बेस करते हैं किस पे, नेचुरल नंबर्स के सेट पे बेस करते हैं। तो ये एन जो है हमारा, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आप 100 एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं तो वो काउंटिंग में आ जाता है ना। वो ये नहीं हो सकता कि 100.25 एलिमेंट्स है, 100.30 एलिमेंट्स है, ऐसे तो हम नहीं कह सकते। तो जहाँ पे काउंटिंग की बात आ जाती है, जहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट की बात आ जाती है, तो वो हमेशा आपके पास क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का ही सेट होगा। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो इनपुट साइज है ये है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये इंक्रीजिंग उसमें देखना है हमें कि जब ये ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अच्छा, ये जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस होता है एक रफ मेजर होता है। तो कंपेयर टू एल्गोरिथम्स विद रनिंग टाइम्स एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, वी नीड अ रफ मेजर दैट कैरेक्टराइजेस हाउ फास्ट ईच फंक्शन ग्रोस। तो जब हम दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करेंगे, मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन दो एल्गोरिथम्स है हमारे पास, तो हम इसको रफ मेजर में लेंगे। ऐसे नहीं कि हम बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशंस में पड़ गए, नहीं, हम एक रफ मेजर देखना चाहते हैं। रफली हम देखना चाहते हैं कि एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन में से कौन सा फंक्शन ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम आइडिया लेंगे रेट ऑफ ग्रोथ का, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन सा फंक्शन जो है वो तेजी के साथ ग्रो करेगा। अच्छा, रेट ऑफ ग्रोथ की मिसाल हम समझते हैं यहाँ पर एक बाइंग की मिसाल से, खरीदारी की मिसाल से हम इसको समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है हॉर्स खरीदने गया और साथ में उसने गोल्ड फिश भी खरीदी। अब हॉर्स की जो कॉस्ट थी वो लाखों में थी। सपोज करें 20 लाख का हॉर्स था, और जो गोल्ड फिश थी वो 350 रुपए की उसने ली। तो अब वो ये तो नहीं कहेगा कि मैंने मैंने 20 लाख और 350 रुपए की शॉपिंग, वो कहेगा मैंने तकरीबन 20 लाख रुपए की शॉपिंग की। तो जो जहां पर कॉस्ट डोमिनेट कर रही होगी ना, तो वही हम यूज करेंगे। अब किसी के अकाउंट में अगर 10 करोड़ और 25 रुपए पड़े, तो ये तो नहीं कहेगा कि मेरे पास 10 करोड़ और 25 रुपए है, वो ये कहेगा कि लगभग मेरे पास 10 करोड़ रुपए पड़े। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो रेट ऑफ ग्रोथ है इसको अप्रोक्सीमेशन में यूज करेंगे। द लो ऑर्डर टर्म्स इन अ फंक्शन आर रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट फॉर लार्ज एन। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू लार्ज होती जाएगी तो जो स्मॉलर टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी। इसका मतलब है यहाँ पर जो आपको ये फंक्शन लिखा नजर आ रहा है, एन रेस टू द पावर 4 + 100 एन स्क्वायर +10 n +50, तो हम इसको कह सकते हैं कि रफली इसकी जो ग्रोथ है वो ऐसे ही है जैसे एन रेस टू द पावर 4। तो जब एन की वैल्यूज बढ़ने लगेंगी तो आप खुद देखेंगे कि एन रेस टू द पावर 4 जो है डोमिनेट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये 30n + 8 ये फंक्शन है, और एक है n² + 1। दोनों इन टर्म्स ऑफ क्या है, एन हमने डिफाइन किए हुए हैं। जाहिर बात है कि इनपुट साइज के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि इनपुट साइज जो होता है वही हमें नहीं पता होता कि वो किस हद तक जा सकता है। तो वो कहीं भी किसी भी हद तक इंक्रीज हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। लेकिन ये जो फंक्शन है हमारे पास 30n + 8, अगर आप गौर करें तो ये एक लीनियर फंक्शन है। ये ऐसे जब आप वैल्यू एन की देंगे तो ये लीनियरली ग्रो करेगा, ऐसे सीधी लाइन। लेकिन क्योंकि ये दूसरा फंक्शन है एफ ओ बी, ये एक्सपोनेंशियल है n², तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी के साथ होगी। n² एन के मुकाबले में तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को जो एफ ऑफ ए है हम ये कहेंगे कि इट इज रफली प्रोपोर्शनल टू एन, जबकि इसको कहेंगे कि इट इज रफली प्रोपोर्शनल टू n²। अब यहाँ पर आप देखें मिसाल के तौर पे ये हमारे पास फंक्शन है वही एफ ऑफ ए, 30n + 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे n की वैल्यू इवन जीरो के लिए भी, जब यहाँ पे n 0 है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, लेकिन आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 8।
ये देखें 0 पर भी 8 वैल्यू आ रही। ठीक है, इस तरह से हम ये वैल्यूज की पुट करते रहेंगे तो ये फंक्शन ऐसे लीनियरली ग्रो करता रहेगा। लेकिन जो हमारे पास दूसरा फंक्शन था एन स्क्वायर, तो ये जो फंक्शन है ये आप देखें एक वैल्यू के बाद ये बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। तेजी के साथ ग्रो करने से मुराद क्या है जी, मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट आप देखें इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर पॉइंट। क्रॉस ओवर पॉइंट से पहले आपको एम्बिग्यूटी हो सकती है कि आपको महसूस हो रहा है कि ये फंक्शन हमें ज्यादा बड़ी वैल्यूज दे रहा है क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट बड़ा लगा हुआ है। लेकिन जब क्रॉस ओवर पॉइंट आ गया उसके बाद आप देखें कि आप कोई भी एन की वैल्यू देते हैं, सपोज करें यहाँ पर मैंने एन की वैल्यू दी, तो आपको ये जो 30n वाला फंक्शन है ये ये वैल्यू देगा। ठीक है, जबकि ये जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर की प्लॉटिंग है ना रेड में, ये आपको यहाँ कहीं वैल्यू देगा। इसका मतलब है कि एन स्क्वायर वाला फंक्शन की का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एन का फंक्शन। तो हमें बेसिकली यही देखना होता है स्मॉलर वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन हमें ज्यादा लार्जर वैल्यूज देगा और कौन सा फंक्शन कम वैल्यूज देगा। तो जो ज्यादा हमें बड़ी वैल्यूज देगा तो इसका मतलब है उसका ग्रोथ, उसकी ग्रोथ फास्टर है ऑन अ ग्राफ एज यू गो टू द राइट। यानी जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ेंगे और इवन जब ये क्रॉस ओवर पॉइंट यानी कि हमारा क्रॉस हो जाएगा, a faster growing function eventually becomes larger। तो फिर ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जो हमारा फंक्शन फास्टर ग्रो कर रहा है वही आपको बड़ी वैल्यूज में नजर आना शुरू होगा। ठीक है, इस पॉइंट से पहले तो यहाँ पे कुछ शक और तजब्जुब हो सकता है, लेकिन क्रॉस ओवर पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन लार्जर था ना वो फिर बड़ी वैल्यूज के साथ सामने आता चला जाएगा। फिर ये कांस्टेंट भी कोई किरदार अदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, थैंक यू।